25 जनवरी 2023 नवी मुंबई का एक ट्रेडर आनंद राठी नाम के एक बड़े ब्रोकर के खिलाफ एनएससी में जाकर शिकायत करता है। कुछ ही समय के अंदर एनएससी एक पैनल बिठाता है जहां पे दोनों पार्टीज के पक्ष सुने जाते हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि आनंद राठी को पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस बार आनंद राठी एनएससी का दरवाजा खटखटाता है। एक और बड़ा पैनल बैठता है, यहाँ पे भी हियरिंग होती है और यहाँ पे भी डिसाइड किया जाता है कि आनंद राठी गलत था। इनफैक्ट पेनल्टी को दोगुना कर दिया जाता है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक आम ट्रेडर भी एक बड़े ब्रोकर के खिलाफ लड़ सकता है। लालच में या अननोइंगली गलतियां करने के बावजूद ट्रेडर अगर सबूत रखता है, अगर अपनी जगह सही है, तो उसको उसका हर्जाना मिलेगा और समय के साथ मिलेगा, क्योंकि ये केस 1 साल के अंदर ही एनएससी ने सॉल्व कर दिया, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइम्स दैट वी हैव सीन इन द पास्ट। और हाँ, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से जब भी नुकसान खाते हैं, स्पेशली जब ब्रोकर की गलती के कारण खाते हैं, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि आपको वो पैसा वापस मिल सके अगर आप सही हैं तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नवी मुंबई के सानपाड़ा में रहने वाले प्रिंस नरेश सक्सेना आनंद राठी के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं फिजिकल फॉर्म के थ्रू। शुरुआत में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करीब 30,000 रुपए डालते हैं, लेकिन धीरे धीरे 45 ट्रांजैक्शन के थ्रू 69.7 लाख रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड किए जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है। आनंद राठी की नवी मुंबई की वाशी ब्रांच के ब्रांच हेड और रिलेशनशिप मैनेजर इनके साथ एक अच्छा प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बना के रखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद शुरू हो जाती हैं दिक्कतें कुछ ऐसी जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के रूप में सामने आती हैं। और ये दिक्कतें होती हैं 4 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अक्टूबर 2022 तक। अगले साल 25 जनवरी 2023 में शिकायत दर्ज की जाती है प्रिंस नरेश सक्सेना के द्वारा अगेंस्ट आनंद राठी। दोनों पार्टीज की बात सुनी जाती है और 2 महीने के अंदर ही फैसला आ जाता है कि आनंद राठी गलत था और उसको करीब 19,08,000 रुपए प्रिंस नरेश सक्सेना को चुकाने पड़ेंगे। आईजीआरपी के इस फैसले से आनंद राठी बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका पैसा जो 19 लाख की पेनल्टी लगाई गई है उनको ना देनी पड़े। इसको बचाने के लिए एनएससी के बड़े आर्बिट्रेशन पैनल के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, और 5 मुद्दे उठाए जाते हैं। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट का अनऑथराइज्ड एक्टिवेशन, उसी ही सेगमेंट में ट्रेडिंग करना बिना प्रिंस की नॉलेज के, शेयर्स को प्लेज कर देना, डिजिटल सिग्नेचर का फ्रॉड और साथ में उनके अकाउंट में एक्सेस ब्रोकरेज चार्जेस भी लगाए गए हैं। दोनों पार्टीज को फिर से बुलाया जाता है और 24 जुलाई 2023 को एक और हियरिंग होती है जो पूरा दिन चलती है। आनंद राठी की तरफ से उनके कंप्लायंस के सीनियर मैनेजर माया भालेराव, माधुरी व्यास, वाशी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर दीपक व्यास और क्लस्टर हेड सूर्यकांत कुमार, और क्लाइंट की तरफ से वो खुद मतलब प्रिंस नरेश सक्सेना ही आते हैं। आनंद राठी की टीम का कहना था कि ये सारे के सारे चार्जेस बेबुनियाद हैं। फॉर एग्जांपल, अकाउंट ओपनिंग करते समय केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली प्रिंस ने खुद ही साइन किए थे कि उनको बाकी सभी सेगमेंट्स के साथ साथ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी ट्रेडिंग करनी है, और ये सिग्नेचर खुद प्रिंस नरेश सक्सेना ने डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हुए किए थे। इनके अकाउंट में शुरुआत से ही ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती रही है। ट्रांजैक्शन टर्नओवर बहुत हाई रहा है और ये शुरू से ही आरएम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। और ये बात आईजीआरसी ने भी एक्नॉलेज की थी जब पहली हियरिंग इस केस को लेके की गई थी। आनंद राठी का टीम का कहना था कि प्रिंस नरेश सक्सेना अपने नुकसान की भरपाई हमारे पैसे के साथ करना चाहते हैं। इनका इंटेंशन सिर्फ यही है। अगर प्रिंस की इंटेंशन सही होती तो 826 ईमेल्स आनंद राठी की टीम ने इनको की हैं, 1502 एसएमएस किए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। उन सारे के सारे कम्युनिकेशंस में बताया जा रहा था प्रॉपर्ली ऑन रेगुलर बेसिस कि इनके अकाउंट से फला ट्रांजैक्शंस इन फला सेगमेंट्स की जा रही हैं। He was never having any problem, क्योंकि हमारे कंप्लायंस ऑफिसर्स, हमारे सपोर्ट टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभी डीपी बिल्स और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में साफ साफ लिखे रहते हैं। आनंद राठी की टीम ने आगे बढ़ के ये कहा कि सेबी की गाइडलाइन ये भी कहती है कि किसी भी ट्रेडर को कोई भी मुश्किल होती है तो 7 दिन के अंदर अंदर ब्रोकर को वो अप्रोच कर सकता है और ब्रोकर की जिम्मेवारी बनेगी कि उसके केस को सॉल्व करे। हमारे पास ऐसी कोई भी कंप्लेंट 7 दिन के अंदर नहीं आई। और जहां तक अनऑथराइज्ड करेंसी ट्रेड्स की बात है तो शुरुआत में प्रिंस ने कहा था कि 6 जून 2021 से 25 अक्टूबर 2022 तक सारी की सारी ट्रेडिंग गलत हुई है, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद कॉल रिकॉर्डिंग सुन के इन्होंने अपनी टाइमलाइन 21 सितंबर 2021 से 25 जनवरी 2022 कर दी। आनंद राठी की टीम ने कहा कि एक तरफ प्रिंस का कहना था कि वो कभी भी एग्री नहीं किए कि करेंसी ट्रेडिंग में उनको खुद से ट्रेडिंग करनी है, लेकिन जब भी हमारा कोई कॉलर उनको फोन करता था तो वर्बल कॉन्सेंट वो हमेशा देते थे, और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने आपको एनएससी को सबमिट कर दी है। और जहां तक एक्सेस ट्रेडिंग की बात है तो हर ट्रेड के बाद इनको कंफर्मेशन आता था, एंड ऑफ द डे के बाद भी इनको कॉल किया जाता था हमारे आरएम के द्वारा कि आज हमने ये ट्रेड्स की हैं आपके अकाउंट में और ये पोर्टफोलियो फाइनली प्रॉफिट या लॉस में है। आनंद राठी की टीम ने आगे बढ़कर एक बात और कह दी, कहा कि प्रिंस नरेश सक्सेना ने 6 जून 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक करीब 5,68,000 रुपए करेंसी डेरिवेटिव से कमाए, जो कि हमारी टीम के थ्रू कमाए। उस समय इस प्रॉफिट को आते हुए देखकर वो कुछ नहीं बोले, इनफैक्ट
चुप रहे। शेयर्स के प्लेजिंग के चार्ज के खिलाफ आनंद राठी की टीम ने कहा कि देखिए ये प्रोसेस में क्लाइंट को खुद ही स्टॉक्स को पिक करना पड़ता है, क्वांटिटी खुद डिसाइड करनी पड़ती है और साथ में उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आता है। जब तक ओटीपी नहीं आएगा हम शेयर्स को प्लेज कर ही नहीं सकते, तो ये चार्ज भी बेबुनियाद है। प्रिंस का ये कहना कि उनको पता ही नहीं था कि उनके अकाउंट में क्या हो रहा है, उनके पास यूजर आईडी था, पासवर्ड था, वो कभी भी लॉगिन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 बार ही लॉगिन किया, बाद में लॉगिन करना बंद कर दिया ताकि आज की तारीख में वो ये बात बोल पाए कि उनको आइडिया नहीं था। और जहां तक ब्रोकरेज की बात है, देखिए हमने बहुत क्लियरली इनको बताया था कि हर ट्रेड के ऊपर इतना ब्रोकरेज लगेगा। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेट करके, ब्रोकरेज चार्जेस एज पर एग्रीड टर्म्स ही लगाए गए हैं। अब ये तो थी आनंद राठी की डिफेंस। आनंद राठी ने प्रिंस नरेश सक्सेना एक आम क्लाइंट के ऊपर वापस से वार भी किया, अटैक भी किया और कहा कि प्रिंस हमारे डीलर को अलग से दूसरे फोन पे जहां पे रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उस पे कॉल करते थे और कहते थे ये फलां वाली ट्रेड्स प्लेस कर दो और मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। हमारा काम है ट्रेड करना। अगर हमारे क्लाइंट कहता है कि आपको एक्सेस ट्रेडिंग करनी है, अलग अलग सेगमेंट्स में पैसा लगाना है, ह्यूज मार्जिन का इस्तेमाल करना है, चाहे ब्रोकरेज लगती है तो लगती रहे, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। और फाइनली आनंद राठी की टीम ने कहा कि इन सब एविडेंसेस को गौर करते हुए हम पे जो भी पेनल्टी लगाई गई है उसको वॉइड किया जाना चाहिए। जितना भी लीगल कॉस्ट हमने इनकर किया है वो पैसा प्रिंस नरेश सक्सेना जी की जेब से ही आना चाहिए। आर्बिट्रेशन टीम ने ये सब बातें सुनी और ध्यान दिया प्रिंस नरेश सक्सेना की तरफ और पूछा कि आपके पास इन सब चीजों के लेके क्या जवाब है और क्या आपके पास कोई सबूत है। प्रिंस नरेश सक्सेना ने जवाब दिया और कहा कि जी हाँ, 14 अक्टूबर 2020 को डीमैट अकाउंट खोला था मैंने आनंद राठी के साथ, लेकिन वो अकाउंट फिजिकल फॉर्म में था, कोई डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं हुई थी। और हाँ, मैंने सिर्फ 2 ही सेगमेंट्स में एक्टिवेशन के लिए कहा था, करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी हाँ नहीं भरी थी। और अकाउंट ओपनिंग करते समय मैंने आरएम को साफ साफ कहा था कि देखिए ये अकाउंट ओपनिंग की फॉर्मेलिटी जैसे ही कंप्लीट होती है आप मेरे को इसका एक कॉपी दे दीजिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये चीज इनको बार बार याद दिलानी पड़ी। 2 साल लगे इनको अपना ही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वापस पाने में और जब इनको मिला फॉर्म उसमें वो फॉर्म कुछ और ही था, क्योंकि इसमें ना आरएम के ना ही ब्रांच हेड के सिग्नेचर थे। ये कैसा फॉर्म था जिसमें इनके खुद ही सिग्नेचर थे और वो भी रैंडम जगह पे। मेरे को ब्रोकर की तरफ से ना ही कभी वेलकम लेटर, आरएमएस की पॉलिसी डिटेल, बैक ऑफिस, इन्वेस्टर चार्टर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कैसा कोई कागज जितना भी हो कुछ नहीं मिला। और जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, मेरे को 4,500 ईमेल्स आई हैं पिछले 2-3 सालों में। उसमें से कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं, कौन सी मार्केटिंग की हैं, कौन सी स्पैम ईमेल्स हैं, मेरे को देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। शुरुआत में तो मेरे साथ ब्रांच हेड और रिलेशनशिप मैनेजर बहुत अच्छे से बात करते थे, रोज फोन आता था, कहते थे कि सर प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों ने मेरे को मिसगाइड करना शुरू कर दिया। मुझे कहा कि आप करेंसी डेरिवेटिव में पैसा लगाइए, यहाँ पे हाई प्रॉफिट लो रिस्क के साथ आप कमा सकते हैं। मैंने कहा कि देखिए पैसा तो मैं डाल सकता हूँ, आप 5 लाख रुपए तक का आप लॉस या प्रॉफिट ले सकते हैं, उसके बियॉन्ड आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। धीरे धीरे करके मैंने ये लिमिट 10 लाख रुपए तक कर दी थी। लेकिन बदले में इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया, 69.7 लाख रुपीस मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले थे, लेकिन अपने ब्रोकरेज कमाने के चक्कर में, अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में इन्होंने 9 लाख रुपए मेरे अकाउंट से ब्रोकरेज के एवज में निकाल लिए। और हाँ, 7 लाख रुपए की ब्रोकरेज तो सिर्फ करेंसी डेरिवेटिव से ही निकाली गई थी। और जहां तक शेयर्स की प्लेजिंग की बात है, मेरे से कभी भी कोई परमिशन नहीं ली गई है। क्या प्रोसेस होता है शेयर्स प्लेजिंग का मुझे नहीं बताया गया। इनफैक्ट देयर वाज वन पॉइंट इन टाइम जहां पे इन्होंने मुझसे 7 दिनों के अंदर 20 लाख रुपए के शेयर्स बिकवा दिए, क्योंकि करेंसी डेरिवेटिव में जो नुकसान हुआ था उसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए पैसा चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये वाले शेयर्स चाहे लॉस में है बेच दो। जितना भी समय मैं आनंद राठी के साथ जुड़ा था, इन्होंने कभी भी करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड करने से पहले मुझसे कभी कोई परमिशन नहीं ली है। जब भी कोई लॉस होता था मेरे को कभी भी फोन करके नहीं कहा। इन्होंने कितने ही कॉल रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे सबमिट करवाए हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है जहां पे इन्होंने कोई प्रायर परमिशन ली हो कि हम ये आपके लिए ट्रेड करने वाले हैं। और हाँ, जब भी मैं नया कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालता था, मैं चाहता था कि उस पैसे से मैं शेयर खरीदूं, लेकिन पता लगता था कि उस पैसे का इस्तेमाल मार्जिन फंडिंग के लिए किया जा चुका है। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 69.7 लाख रुपीस की थी। इसमें प्रॉफिट करीब 8,25,000 रुपए का था। पूरी इन्वेस्टमेंट हुई 77,095 लाख रुपए और उसमें आज की तारीख में करंट होल्डिंग करीब 22 लाख की है। मेरा नुकसान करीब 55,95,000 का है। उसमें करीब 4.79 लाख रुपए मैं टैक्स के रूप में दे चुका हूं। 3.5 लाख रुपए मेरे पे इंटरेस्ट लगा है, 3 लाख रुपए की लीगल फीस और 10 लाख रुपए का मेंटल हरासमेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। टोटल वैल्यू है 77,24,000 रुपए। आर्बिट्रेशन पैनल ने प्रिंस की ईमेल चेक की जहां पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उनको सबमिट किया गया था, चाहे 2 साल लगे थे। उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को देखा और वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखा जो आर्बिट्रेशन में आनंद राठी ने सबमिट किया है। दोनों अकाउंट ओपनिंग फॉर्म
अलग अलग। आनंद राठी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया है जहां पे ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखा हो कि करेंसी डेरिवेटिव का अप्रूवल प्रिंस ने अपनी मर्जी से खुद दिया था। देन ट्रेडिंग टर्नओवर, कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग किया गया और कितना ब्रोकरेज कमाया गया। कैश मार्केट में करीब 2.5 करोड़ का टर्नओवर, F&O में 10.6 करोड़, लेकिन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में करीब 61 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रिंस के अकाउंट से किया गया है और मेजर ब्रोकरेज भी इसी सेगमेंट से निकाला गया। टोटल 9.75 लाख ब्रोकरेज में से 7.7 लाख ब्रोकरेज करेंसी डेरिवेटिव से ही है। आनंद राठी ने 900 कॉल सबमिट किए हैं, उसमें से एक भी ऐसा कॉल नहीं है जो इनकमिंग कॉल है जो कि प्रिंस ने किया हो और कहा हो कि आप ये फलां ट्रेड मेरे अकाउंट से कर दीजिए। ज्यादातर कॉल्स प्रिंस को किए गए हैं, आउटगोइंग कॉल्स हैं जहां पे आप ही का डीलर फोन करके खुद ही कह रहा है कि हमने ये ट्रेड कर दी है। मतलब ये खुद से ही डिसाइड किया जा रहा था कि प्रिंस के पैसे को कहां पे लगाना है। बेसिकली डिस्क्रिशनरी पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता है जहां पे ये किया जा सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई एक्सेप्टेंस प्रिंस की तरफ से दिया नहीं गया था, तो ये भी एक उल्लंघन है। हालांकि प्रिंस की भी गलतियां हैं। ये कहना कि मेरे को फाइनेंशियल टर्म्स पता नहीं थी, मैंने ईमेल चेक नहीं किया, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पैसा आपका है। यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि आई डिड नॉट नो बिकॉज मेरा टेक्निकल अवेयरनेस थोड़ा कम है। इनफैक्ट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ये साफ साफ रिस्क डिस्क्लोजर के अंदर लिखा रहता है कि ट्रेडिंग में रिस्क एलिमेंट होता है और आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो खुद साइन करके। आर्बिट्रेशन टीम ने फाइनली कहा कि अगर ब्रोकर को पता है कि क्लाइंट का नुकसान हो रहा है तो क्लाइंट को एजुकेट और अवेयर करना भी उसी का काम है। आप इस बात का बहाना नहीं ले सकते कि बिकॉज ऑफ द क्लाइंट उनका नुकसान हुआ है, इसमें आपकी भी बराबर की जिम्मेवारी थी। पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी, हाँ 19 लाख की नहीं बल्कि 47.7 लाख की, और उसमें से 10 लाख रुपए का कवर आपको खुद प्रिंस ने दिया था, तो उसमें से 10 लाख रुपए काट दिए जाते हैं, तो 37,70,000 रुपए आपको 15 दिन के अंदर प्रिंस के अकाउंट में डालने हैं। और अगर आप 15 दिन से डिले करते हैं तो 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी जुड़ेगा, वो पैसा भी प्रिंस के अकाउंट में जाएगा। इस आर्बिट्रेशन टीम को चला रहे थे अनिल बी घायसास, जस्टिस पुष्पा गेनेडीवाला और साथ में मिसेस मेधा जोशी, और ये फैसला 5 दिसंबर 2023 को आया है। इससे यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि आपको अवेयर रहना। अगर आपका ब्रोकर किसी भी तरीके से आपसे ब्रोकरेज चार्ज एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आपका नुकसान करवा रहा है तो सही समय पे पहले आपको उसको रोकना है, और अगर नहीं रुक पाता तो उस केस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देना है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकाल लेना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट मेक श्योर कि वो आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग ना करे। और अगर कोई नुकसान होता है तो स्मार्ट ओडीआर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले IGRP बैठेगी, उसके बाद भी एक आर्बिट्रेशन पैनल होता है, जैसे कि आपको एक अलग से वीडियो में बताया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर एक नॉर्मल ट्रेडर अपने प्रूफ्स के साथ खड़ा है तो कितना मर्जी ब्रोकर सामने आ जाए, उसको फैसला उसी के हक में मिल सकता है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।